वेलकम बच्चों, स्वागत है आप लोग का। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। तो क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और कहाँ इसकी डेली लाइफ में हमारी एप्लीकेशन है, दैट वी विल डिस्कस हेयर। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है जिसके अकॉर्डिंगली हमें कॉन्सेप्ट मिलता है दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स इन शॉर्ट वी कॉल इट TIR। दिस इज the phenomena of complete reflection of light back into the same medium। एक तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हम complete reflection की बात कर रहे हैं ऑफ लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम। सेम मीडियम में जिस मीडियम से लाइट रे जा रही है उसी मीडियम में वापस लौटेगी फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल इन दैट मीडियम। ये क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें क्रिटिकल एंगल की बात करनी होगी, तो उसको हम यहाँ फिगर में समझेंगे। तो ये हमारे पास एक मीडियम है जिसमें यहाँ ऊपर हमें मिलेगा रेयरर मीडियम और नीचे डेंसर मीडियम। ऊपर एयर है जैसे रेयरर, म्यू ए इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया है, म्यू जी इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दैट इज डेंसर मीडियम। यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट ओ रखा है जिससे एक लाइट रे हम स्ट्रेट डाल रहे हैं। तो ये आप जानते हैं नॉर्मल इंसिडेंस के केस में लाइट स्ट्रेट निकल जाती है बिना किसी डेविएशन के। अब दूसरे केस की बात करेंगे तो थोड़ा एंगल पर लाइट रे अगर डालते हैं तो हम जानते हैं डेंसर से रेयरर में ये जो लाइट है इसको इस डायरेक्शन में सीधा जाना चाहिए था, इस तरफ, लेकिन ये सीधा नहीं जाती है। आप जानते हो इसमें रिफ्रैक्शन हो जाता है, लाइट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट जो अवे बेंड हो गई है इसमें कुछ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, सर्टेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ कोई सर्टेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अगले केस में हमने सेम किया है बट इस बार हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को ज़्यादा कर दिया है, तो आप देख रहे होंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ज़्यादा हो गया। थोड़ा और बढ़ाएं तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें मिल जाएगा 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो गई है। जिस कंडीशन में ऐसा होगा वहाँ पर आने वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम नाम दे देंगे क्रिटिकल एंगल। और ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर आप आई को बढ़ा रहे हो तो आर बढ़ रहा है, इसका मतलब अगर आई को हम IC क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रखेंगे तो आर भी 90 से ज़्यादा होगा। ऐसा होने पर लाइट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक होकर मीडियम में सेम आने लगती है। और यहाँ पर इसी बात को इंडिकेट किया गया है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन IC। और ये दूसरी तरफ से एंगल भी आई के बराबर हो जाएगा बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पूरी तरह से लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर मीडियम में आ गई है और इसीलिए इसको कहते हैं इट इज़ कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके लिए दो नेसेसरी कंडीशन है हमारे पास। नंबर 1, लाइट रे मस्ट बी इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। लाइट रे का जो मूवमेंट है वो डेंसर टू रेयरर होना चाहिए, तो उसके लिए लाइट रे को डेंसर में होना ज़रूरी है। और दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ये ग्रेटर होगा तभी ये सिचुएशन काम करेगी, अदरवाइज ये काम नहीं करता। तो ये है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल आया है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ एक रिलेशन देखेंगे हम। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री। तो इसका अगर रिलेशन बनाए तो स्नेल्स रूल के अकॉर्डिंगली ग्लास टू एयर लाइट जा रही है, साइन आई अपॉन साइन आर, आई इज IC, सो आर इज 90 डिग्री, तो साइन 91 होता है, साइन IC के बराबर हो गया। और यहाँ जी म्यू ए को इंटरचेंज करेंगे एम म्यू जी, तो आप जानते हैं ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो हमें फिर ए म्यू जी मिलेगा 1 अपॉन साइन ऑफ IC। आप IC की जगह चाहें तो C भी लिख सकते हैं कैपिटल में, वो भी क्रिटिकल एंगल का सिंबल बन जाएगा। तो इंटरचेंज करेंगे तो साइन IC इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। इसका मतलब जो क्रिटिकल एंगल है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ इन्वर्स रिलेशन में है। यहाँ एक रिलेशन और होता है वेवलेंथ की टर्म्स में, साइन IC को हम लैम्डा जी अपॉन लैम्डा ए भी लिख सकते हैं, जहाँ से लाइट जा रही है G, जहाँ लाइट आ रही है A। लैम्डा ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। अब यहाँ पर वेवलेंथ के हिसाब से देखें तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, याद रखना है आपको। तो रेड कलर हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल एंड वायलेट कलर हैज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल बिकॉज वेवलेंथ इन रेड कलर इज़ मैक्सिमम। ये रिलेशनशिप है। यहाँ इस रिलेशन की बात करेंगे तो क्रिटिकल एंगल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस रिलेशन की बात करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट क्रिटिकल एंगल IC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतना ज़्यादा क्रिटिकल एंगल। आप इस बात को याद रखेंगे।
तो नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें हमारे पास आता है मिराज फॉर्मेशन, आपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया है इसको। लूमिंग, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मिराज विच इज ऑब्जर्व्ड इन सी एरियाज, इन कोल्ड एरियाज और इन कोल्ड कंट्रीज। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, इसमें हमारे पास 90 डिग्री और 180 डिग्री से रिफ्लेक्शन के केस आते हैं यूजिंग प्रिज्म। इसको हम पेरिस्कोप वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर, आजकल जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है इसी के थ्रू करवाया जाता है। और स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स, जो डायमंड की शाइनिंग है वो भी इसी पर बेस्ड है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था TIR का। इसको अगर आप नोट करना चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं, फिर हम इसे आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। अभी तक हम जो रिफ्रैक्शन देख रहे थे दैट वाज फॉर प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब हम देखेंगे कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के अकॉर्डिंगली। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ स्फेयर ऑफ रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, जो स्फेयर का बना होगा या स्फेरिकल शेप का होगा। A refracting surface which is convex towards the rarer medium is called convex surface, and the refracting surface which is concave towards the rarer medium that will be called concave refracting surface. ये कैसे है इसको शेप में देखेंगे। आपको ध्यान रखना है जिस तरफ से रेयर मीडियम की तरफ से जो शेप नज़र आएगी वही हम नाम देंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। जैसे अगर फर्स्ट फिगर में देखें तो ये कॉन्वेक्स है, ये बाहर का मीडियम हम रेयर मानकर चल रहे हैं। इसको अगर शो करें तो ये कुछ इस तरह से है, रेयर मीडियम आउटर मीडियम, सरफेस के अंदर ये डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम की तरफ ये शेप कॉन्वेक्स है, दैट्स वाई वी कॉल दिस एज कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सिमिलरली सेकेंड वन इज शोइंग कॉन्केव, सो कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन जो बिल्कुल मिडल पॉइंट से पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ मिडल पॉइंट को हम नाम देते हैं पोल, जैसा आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। और यहाँ पर इसके साथ साथ देख लेते हैं ये क्या क्या आ रहा है। यहाँ पर जो पॉइंट P है दिस इज कॉल्ड पोल, C पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द लाइन AB इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। P से लेकर C तक यानी कि पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक कैपिटल R आता है, जिस विच इज कॉल्ड रेडियस ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो APCB हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, C इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, P इज पोल, R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारा स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का इंट्रोडक्शन है। अब इनका बिहेवियर कैसा है उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसी की हमें बात करनी है और उनका प्रूफ भी देखना है। उससे पहले हम कुछ अजम्पशंस मानेंगे। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस में कुछ ऐसी बातें हैं जो बाय कन्वेंशन खुद ही अज्यूम कर रहे हैं, और ये अगर डेरिवेशन में पूछा जाता है तो आपको इनको लिखना है। उससे पहले अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं पॉज करके, फिर आगे बढ़ाएंगे। तो अजम्पशंस में हमारे पास है ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। जो ऑब्जेक्ट हम मानेंगे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, जिससे डायग्राम बनाना आसान होगा, रे डायग्राम हमारा इजी हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर शो किया जाएगा इसे। सेकेंड वन, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाएंगे दे विल बी स्मॉल, और अगर स्मॉल है तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके आगे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाओ या हटा दो, बात बराबर रहती है, वैल्यू में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज द अपर्चर यानी कि जो साइज़ है that will be considered as small for the spherical surface, and Cartesian sign convention ये तो हम पहले से ही जानते हैं। Cartesian sign convention यहाँ पर है the incident light ray is always from left to right side, लाइट को हम हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ दिखाएंगे। फिर है all the distances are measured from pole of the refracting surface, हमारे जितने भी रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज हैं उसके पोल से ही डिस्टेंस को स्टार्ट करना है, मेजर करना। ऐसा करते हुए इफ़ डिस्टेंस मेजर्ड along the direction of incident light, सेम डायरेक्शन में अगर आ जाए then they are taken as positive, याद रखेंगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगेंस्ट यानी कि अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट they are taken as negative, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। जो इंसिडेंट रे की सेम डायरेक्शन में मेजरमेंट होगा पोल से स्टार्ट करते हुए यानी कि लेफ्ट टू राइट, दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और अगर अपोजिट हुआ लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट तो उस कंडीशन पर आपको उसे नेगेटिव वैल्यू लेनी होगी। साइन कन्वेंशन यही कहता है। इसी तरह से द वर्टिकल डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ अगर लेंगे तो पॉजिटिव होगा, और टेकन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन दे विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो इसको अगर आप पॉज करके नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। इसका बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है वो हम बस इतना बता रहे हैं कि जिस तरह से आपने ओरिजिन का कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम देखा है, मान लेते हैं ये ओरिजिन है
तो ओरिजिन को यहाँ पर P की तरह ट्रीट करवाना है। यहाँ पर जो O है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू पोल। तो पोल के अगर आप राइट साइड जाते हैं तो आपको पता है इसमें हमें पॉजिटिव लेना होता है। अगर हम लेफ़्ट साइड आते हैं तो इसे नेगेटिव लेना होता है। अगर अप साइड जाते हैं तो हमें इसे पॉजिटिव लेना होता है, और इसी तरह से अगर डाउन साइड जाते हैं तो इसे हमें नेगेटिव लेना होता है। यही हमारा कॉन्सेप्ट है साइन कन्वेंशन का। यहाँ पर ओरिजिन को पोल की तरह ट्रीट किया जाएगा या पोल को ओरिजिन की तरह ट्रीट किया जाएगा, और जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का साइन का कॉन्सेप्ट है उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अगर आपने इसे पॉज करके नोट किया है तो आगे बढ़ते हैं। क्या क्या फॉर्मूले हमारे पास हैं वो देखेंगे। रिफ्रैक्शन फार्मूला यहाँ पर आता है हमारे पास। तो रिफ्रैक्शन फार्मूले में हमारे पास क्या है, डिपेंड करता है लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है। अगर ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है, यानी कि लाइट इज़ गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, लाइट अगर रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि शेप कौन सी है सरफेस की, वो कॉन्वेक्स भी हो सकती है कॉन्केव भी। बट अगर रेयरर टू डेंसर का केस है तो हमारे पास फॉर्मूला आता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। ये हमारी मान लेते हैं कॉन्वेक्स सरफेस है। इस कॉन्वेक्स सरफेस में रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ1 मानकर चल रहे हैं, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मानकर चल रहे हैं, एंड आर पॉइंट ऑब्जेक्ट O दैट विल बी टेकन हेयर समवेयर। O जो रेयरर मीडियम में है तो लाइट का मूवमेंट रेयरर से डेंसर होगा। इस केस के लिए μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। ये फिक्स्ड फार्मूला है जिसमें μ2 इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, μ1 इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम, एंड r इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको पता है यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो यहाँ तक हमें वैल्यू r मिल जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद यहाँ u और v जो दिखाया गया है, v इज़ इमेज डिस्टेंस, जहाँ इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस पोल तक, u इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। इसी तरह से अगर रिवर्स होगा, ऑब्जेक्ट इज़ इन डेंसर मीडियम, यानी कि लाइट इज़ गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर अगर जा रही है, तो इसमें बस इतना सा याद रखना है कि μ1 और μ2 इंटरचेंज हो जाएंगे, और μ1 और μ2 इंटरचेंज होकर क्या बताएंगे, μ1/v माइनस μ2/u इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2/r। इसमें μ1 μ2 इंटरचेंज हो गए हैं, बाकी सिंबल्स वही हैं सब। यहाँ पर भी ये हर शेप के लिए काम करेगा, बस कंडीशन होनी चाहिए डेंसर टू रेयरर के लिए। सो दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल टू ऑल स्फेरिकल सर्फेसेज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप और नेचर। तो इसको आप थोड़ा सा पॉज करके अगर नोट करना चाहें कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसके प्रूफ पर। तो रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस को हम देख रहे हैं, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम का केस लेंगे, और उसमें भी रियल इमेज का केस है। एक केस इसमें वर्चुअल इमेज का भी आता है, उससे पहले हम रियल इमेज का केस देखेंगे। ये हमारी कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रेयरर डेंसर मीडियम, रेयरर के लिए μ1, डेंसर के लिए μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, C सेंटर ऑफ कर्वेचर, P पोल, स्ट्रेट लाइन पास होती हुई प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ हमारा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, अजम्पशन में हमने माना था ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उससे हमने एक लाइट रे एंगल पर डाली है, आप देख रहे होंगे। एंगल पर डालने की वजह से हुआ क्या है, यहाँ से इसको सीधा जाना चाहिए था, यहाँ से इस तरफ सीधा जाना था, बट ये सीधा नहीं जा पाई। इट हैज़ टू बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, जो कि C से पास होते हुए एक लाइन होगी, ये वाली नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है टूवर्ड्स नॉर्मल, इस तरफ जाना था इसे, बेंड हुई है टूवर्ड्स नॉर्मल, और हमारा पॉइंट इमेज बन गई है I। तो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दूसरी लाइट रे, हाँ उससे पहले हमारे पास दूसरी लाइट रे है जो हमने अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस डाली है। तो प्रिंसिपल एक्सिस में 90 डिग्री होने की वजह से स्ट्रेट गई है विदाउट एनी डेविएशन। यहाँ से A से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया AM विच इज़ वेरी क्लोज टू P, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ऑब्जेक्ट के एंगल को हमने अल्फा लिया है, इमेज के एंगल को हमने बीटा लिया है, ध्यान रखेंगे इमेज के एंगल को बीटा लिया है, और C जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके एंगल को अगर हम गामा लेते हैं, अजम्पशन आप इंटरचेंज कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा चाहें तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, बस याद रखना है अल्फा इस केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट का बनाया हुआ एंगल है, ऑब्जेक्ट के थ्रू जो लाइट रे जा रही है उसका C नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में है, ऐसे इमेज I का बीटा एंगल बनाया हुआ है। R रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक, इमेज डिस्टेंस पोल से लेकर इमेज तक। तो इस केस के लिए अगर आप देखेंगे तो I इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा एक फॉर्मूला बनता है ट्राइंगल AOC में। अगर आप ट्राइंगल AOC लेते हैं तो इसमें इंटीरियर एंगल है अल्फा प्लस गामा और एक्सटीरियर है I, तो I इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा
ये हमारा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है जो आपने छोटी क्लास में पढ़ी है, वहाँ से आया है। और इसी तरह से जो दूसरा ट्रायंगल है वो है ACI, ध्यान से देखेंगे ACI, इसमें इंटीरियर एंगल है R प्लस बीटा, एक्सटर्नल गामा, तो गामा इज इक्वल्स टू R प्लस बीटा। यहाँ से R की वैल्यू निकाल लेंगे, गामा माइनस बीटा, ऊपर I की वैल्यू है हमारे पास अल्फ़ा प्लस गामा, ये हमें यूज़ करना है। अब हम यूज़ करेंगे tan अल्फ़ा, ट्रायंगल MAO में tan अल्फ़ा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा MA अपॉन MO, जिसको अगर हम देखें तो स्मॉल एंगल होने की वजह से tan हटाकर अल्फ़ा भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली tan बीटा, बीटा आपको मिलेगा ट्रायंगल AMI में, तो बीटा के सामने परपेंडिकुलर AM अपॉन MI, इसमें भी बीटा इज इक्वल टू MA अपॉन MI। इसी तरह से tan गामा अगर देखेंगे तो tan गामा आपको मिलेगा AMC में AM अपॉन MC हो गया है, और गामा इज इक्वल टू MA अपॉन MC आ रहा है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू स्नेल्स रूल, स्नेल्स लॉ अगर आप यूज़ करेंगे तो स्नेल्स रूल, लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है तो साइन आई अपॉन साइन आर 1μ2 लिखना था, इसको हमने μ2 बाई μ1 लिख दिया है। ये हमारा पैरेलल स्लैब वाला कॉन्सेप्ट है, पैरेलल मीडिया वाला, और क्योंकि एंगल्स स्मॉल हैं तो इसलिए साइन आई अपॉन साइन आर की जगह आई अपॉन आर को भी हम μ2 बाई μ1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके μ1 के साथ आ जाएगा आई और μ2 के साथ आर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहीं पर इसमें आई और आर की वैल्यूज़ रख देनी है जो हमने यहाँ निकाली है। आई की वैल्यू हमारे पास है अल्फ़ा प्लस गामा, और आर की वैल्यू है गामा माइनस बीटा। ये वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे तो यहाँ ये रिज़ल्ट आपका कुछ ऐसा बन जाएगा कि यहाँ μ1 के साथ आ गया है हमारे पास अल्फ़ा प्लस गामा, इसको हम अल्फ़ा प्लस गामा लिख देंगे। और ऐसे ही हमारे पास जो μ2 के साथ r है, आप देख ही पा रहे हैं, μ2 के साथ r, उसकी वैल्यू ऊपर से क्या रखनी है आप देख सकते हैं, गामा माइनस बीटा। ये वैल्यू रख देने के बाद अब हमें इसमें जो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, यहाँ से हमें इसको सब्सटीट्यूट करना होगा। तो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज़ ऑफ आई आर अल्फ़ा बीटा एंड गामा एंड रिप्लेसिंग m बाई पी, हम m को p की जगह रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि ये गैप बहुत छोटा है, तो हमें सारी डिस्टेंसेस मेजर करनी है p से, इसलिए हम m को p से रिप्लेस करेंगे और रीअरेंज करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा कुछ ऐसा, μ1 अपॉन PO। यहाँ एक दो स्टेप्स आपके लिए एज अ होमवर्क कंसिडर कर सकते हैं। डिटेल में जाने के लिए स्टेप्स के लिए आपको यहाँ पर इसमें 2-3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। इस इक्वेशन में वैल्यूज़ रखेंगे जो ऊपर रखी है, जो कॉमन है उसे कैंसिल कर देंगे तो आपके पास ये रिजल्ट बचेगा μ1 अपॉन PO प्लस μ2 अपॉन PI, μ2 माइनस μ1 अपॉन PC। इसमें आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, तो देखेंगे PO जो मेजर कर रहे हैं U, दिस इज मेजर्ड अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट, लेफ्ट साइड जा रहे हैं इसलिए नेगेटिव हो गया। PI इज इन सेम डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव लिया गया है, और PC इज R, दैट इज ऑल्सो इन सेम डायरेक्शन, तो इसको भी पॉजिटिव लिया गया। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करते ही हमें फॉर्मूला मिल जाएगा μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन वी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, और आप इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, जो हम पहले ही देख चुके हैं। तो ये हमारी डेरिवेशन हो गई है, जितना शॉर्ट हो सकता था उतना हमने इसमें करने की कोशिश की है। बाकी आप चाहें तो बीच के स्टेप्स अपनी तरफ से ऐड भी कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉपर है और आपको पूरे मार्क्स ये दिलवा देगा। तो इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आ रहा है रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस। अगर हम देखें तो रेयर से डेंसर मीडियम में वर्चुअल इमेज का केस है, ये इसका डायग्राम होगा। आपके लिए एज अ होमवर्क की डेरिवेशन छोड़ी गई है, यहाँ हम सीधे रिजल्ट लिख रहे हैं। ऑब्जेक्ट थोड़ा क्लोज रखा गया है, लाइट रे बेंड हुई है टुवर्ड्स नॉर्मल, लेकिन इतनी नहीं हो पाई जितना पिछले बार यहाँ इमेज बना दिया था, तो ये आगे की तरफ एक्सपेंड हो रही है, इस वजह से हमें इसे पीछे बढ़ाना पड़ा। पीछे एक्सटेंड करने की वजह से जो इमेज बनी है वो वर्चुअल इमेज बनी है, और इसीलिए हमारे पास O से इमेज बनी है I। लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो फॉर्मूला हमारा कॉमन है μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, ये भी आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से रिफ्रैक्शन एट कॉन्केव सरफेस देखेंगे, ये भी रेयर से डेंसर का है, डायग्राम आपके सामने है, और ये हमारा रिजल्ट है। एक्चुअली फॉर्मूले हमारे जो पढ़े थे हमने वो इस पैटर्न पर पढ़े थे, μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। दोनों में फार्मूला सेम है, फ़र्क है शेप का, तो शेप चेंज होने से फार्मूला चेंज नहीं होगा, फार्मूला एक ही लगेगा, फिगर का फ़र्क है थोड़ा सा। ये डेरिवेशंस जो हैं ये बिल्कुल उसी पैटर्न पर आपको करनी है जैसे हमने पीछे वाली डेरिवेशन की है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा।
इसे आप अपने हिसाब से करके देखेंगे, कोई डाउट होगा तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो इसे पॉज करके नोट करेंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस अब हम करने जा रहे हैं रियल इमेज का डेंसर टू रेयरर मीडियम के लिए। तो डेंसर टू रेयरर मीडियम में आप देखेंगे ये हमारे पास केस है, ओ से एक ऑब्जेक्ट लाइट रे भेज रहा है आगे की तरफ एंगल पर, एक सीधी भेज दी है 90 डिग्री की वजह से सीधे चली गई, बेंड हुई है अवे नॉर्मल, तो आगे की तरफ इमेज बनाई है इसने रियल इमेज, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ड्रॉ किया हमने आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, बाकी ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, सी का एंगल गामा और इमेज का एंगल बीटा जैसा हम कर ही रहे थे। डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू और इमेज डिस्टेंस रेयरर मीडियम में वी। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला म्यू वन म्यू टू इंटरचेंज हो जाते हैं। तो फॉर्मूला हो गया म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर। और अगर रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस वर्चुअल इमेज का केस देखेंगे तो वर्चुअल इमेज का डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा केस है। डायग्राम आप लोग ट्राई करें अपने हिसाब से, आपको मिल जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा इस केस में भी यही आता है। ठीक, इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। तो डेंसर टू रेयरर के लिए हमारे पास कॉन्वेक्स सरफेस में, कॉन्केव सरफेस में सबके लिए एक ही फॉर्मूला चलेगा, कॉमन है, ये आपके सामने है। ठीक है, इसको भी पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं हमारे पास। पहला, ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में होगा, चाहे वो रियल इमेज का हो या वर्चुअल इमेज का, बात कर ही चुके हैं। फॉर्मूला विल बी सेम। एक्सप्रेशन फॉर ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम वो भी सेम होगा। तो अभी क्या बनेगा फॉर्मूला, रेयरर से डेंसर के लिए म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। डेंसर के टू रेयरर के लिए म्यू वन म्यू टू इंटरचेंज, यू वी आर आपको प्रॉपर साइन के साथ ही यूज़ करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। यहाँ पर आपको जो न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना है वो साइन कन्वेंशन के साथ करना होगा। मस्ट टेक प्रॉपर साइन अकॉर्डिंग टू कन्वेंशंस व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स।